हेलो एंड वेलकम टू दिल्ली बाइट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूजीसी नेट जीआरएफ के एग्जाम में टोटल 2 पेपर्स के एग्जाम होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 वो होता है जिससे आपने मास्टर्स किया होता है और इसी के बेसिस पे यूजीसी नेट जीआरएफ का फॉर्म फिल किया होता है। और पेपर 1 में टोटल 10 टॉपिक्स है और मैं आप लोगों के साथ पेपर 1 के प्रीवियस ईयर की सीरीज को कंप्लीट कर रही हूँ। और ये है प्रीवियस ईयर दिसंबर 2018 का 20 क्वेश्चंस। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ लेक्चर्स को कवर किया है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहां पे यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, जहाँ पे ये सारे ही वीडियो लेक्चर्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हेयोरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय, यानी कि टीचिंग के प्रोसेस में जो हेयोरिस्टिक मेथड है, हेयोरिस्टिक मेथड का मतलब क्या हो गया? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। यानी कि स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व रहे। तो इस टाइप के जो मेथड है उसको किसने डेवलप किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्टली मैच्ड है बिटवीन प्रोपोनेंट, यानी कि जिन्होंने कोई थ्योरी दी है, और उनकी थ्योरी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्लेटो। प्लेटो ने नेचुरलिज्म की थ्योरी नहीं दी थी, बल्कि आइडियलिज्म की थ्योरी दी थी। आइडियलिज्म यानी कि एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड, या फिर हम लोग कह सकते हैं इम्पीरिकल रियलिटी से रिलेटेड इन्होंने बात किया था। जो भी चीजें अनरियल है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, इन सब चीजों से रिलेटेड प्लेटो की थ्योरी थी, ना कि नेचुरलिज्म। नेक्स्ट, एक रिसर्च के रिपोर्ट में क्या क्या होता है, यानी कि एक रिसर्च का रिपोर्ट क्या क्या कंटेन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रिसर्च के रिपोर्ट में प्रीफेटरी पार्ट होता है, टाइटल पेज होता है, देन टेबल ऑफ कंटेंट होता है और टर्मिनल चैप्टर्स होते हैं। ये तो हो गया इसका आंसर। इसके अलावा यदि आप लोगों को और भी अच्छे से समझना है तो देखिए, रिसर्च रिपोर्ट क्या कंटेन करता है? टाइटल पेज, प्रेफेटरी पार्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, सिनॉप्सिस, इंट्रोडक्शन, बॉडी, टर्मिनल चैप्टर्स, सप्लीमेंट्री पार्ट्स, और ये सभी मिलके बनाते हैं रिसर्च रिपोर्ट को। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा नेम है, जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा नेम है जो यूज किया जाता है हाइट के लिए, वेट के लिए या हैप्पीनेस के लिए, जो एक मेजरेबल है, यानी कि जिसे नापा जा सकता है, और साथ ही साथ उसमें एक ऐसे वैल्यूज को इंक्लूड किया गया है जो चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे नेम के लिए क्या यूज किया जाता है? वेरिएबल। वेरिएबल का डेफिनेशन ही होता है ए वेरिएबल इज असाइन्ड विद चेंजिंग वैल्यू दैट आर मेजरेबल। नेक्स्ट, में से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड, जिसका की रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स? ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन के अंदर आता है। इसका आंसर क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो देखिए, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में क्या होता है ना, जो रिसर्चर होते हैं वो बहुत ही केयरफुल तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं कॉज को, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और उनका जो इफेक्ट आता है या जो आउटकम होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसी तरह से कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, किसमें? तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच में। नेक्स्ट, ये जो असाइनमेंट मेथड ऑफ टीचिंग है, ये कॉम्बिनेशन है किसका? तो लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड लेबोरेटरी मेथड। नेक्स्ट, यहाँ पे मैच करना है सेट 1 को सेट 2 के साथ। जब स्मॉल साइज हो, यहाँ पे 2 से 3 स्टूडेंट हो, तो वैसे क्लास में हम लोग कैसे पढ़ा सकते हैं? तो पेपर में लिख करके भी पढ़ाया जा सकता है। अगर एक ऐसा क्लास हो जो मीडियम साइज का है, जहाँ पे 10 से 15 स्टूडेंट है, तो वैसे क्लास में कैसे पढ़ाया जा सकता है? फ्लिप चार्ट के हेल्प से या फिर व्हाइट बोर्ड के हेल्प से। अगर क्लास बहुत बड़ा हो, 20 से 25 स्टूडेंट हो, तो वैसे क्लास में कैसे पढ़ाना चाहिए? तो पावर पॉइंट के हेल्प से। और अगर बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज साइज का क्लासरूम हो, जहाँ पे 30 से ज़्यादा बच्चे हो, वहाँ पे कैसे पढ़ाना चाहिए? तो प्रेजेंटेशन के थ्रू, डिस्प्ले स्क्रीन के हेल्प से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स ट्रेडिशनल टेक्सोनॉमी, द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निशन डोमेन,
देखिए, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाले लेक्चर में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को बहुत ही ईजिली तरीके से कवर किया है, तो आप वहाँ से इसे बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं। उन्होंने एक हायरार्की दिया था, यानी कि वर्गीकरण किया था, उसमें लेवल्स ऑफ लर्निंग को डिवाइड किया था और सबसे ऊपर कौन सा लेवल है ये पूछा जा रहा है ब्लूम के अकॉर्डिंग। तो ब्लूम के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर क्या था? इवेल्युएशन। नेक्स्ट, किसी रिसर्च टॉपिक की ओरिजिनलिटी, यानी कि वो कितना ओरिजिनल है, ये किस बात पे डिपेंड करता है, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कितना यूनिक है वो टॉपिक, या फिर उसकी क्या यूटिलिटेरियन डायमेंशंस है, यानी कि क्या यूजेस हैं, क्या सपोर्ट सिस्टम रहा है उसके पीछे, और क्या फिजिबिलिटी है उसके स्टडी की। इन चारों ही बातों से पता चलता है कि एक रिसर्च का जो टॉपिक है वो कितना ओरिजिनल है। बाकी एक रिसर्च ओरिजिनल हो सकता है सुपरविजन के बिना भी और सुपरविजन के साथ भी। तो सुपरविजन बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर नहीं है किसी रिसर्च को ओरिजिनल बताने के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कुछ टीचिंग एड्स ऐसे हैं जो कि सेंटर्ड हैं, यानी कि केंद्रित हैं किसके इर्द गिर्द? तो स्किल्स के, जिसमें कि रीडिंग होता है, लिसनिंग होता है, प्रोनाउंसिएशंस होता है, इस टाइप के स्किल के इर्द गिर्द है, यानी कि सेंटर्ड है। तो इस टाइप के टीचिंग एड को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा क्या? स्किल बेस्ड टीचिंग एड। बाकी आप लोग अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट www.delhibytes.in पे विजिट करके, जहाँ पे नेट जीआरएफ के प्रीवियस ईयर पेपर और सैंपल पेपर मौजूद है, जिसे सॉल्व करके आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं और अपने आप को एग्जाम रेडी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग डेली बाइट की पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर आपको यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 वाले प्लेलिस्ट में ही सबसे ऊपर में मिल जाएगा। इस वीडियो लेक्चर में मेंबरशिप के रिगार्डिंग सारे ही डिटेल्स हैं कि प्राइस क्या है, क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आप लोगों को प्रिपेयर किया जाएगा एग्जाम के लिए। तो अगर आप लोग मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और कमेंट सेक्शन में भी पिन्ड है। आगे के 11 to 15 तक के क्वेश्चंस इसी पैसेज पे बेस्ड है, तो आप लोग इस पैसेज को रीड कर लीजिए। मैं इसके आंसर्स आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीड फॉर क्वालिटी एजुकेशन, लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क, balance between mind broadening subject with particular knowledge, flexibility in the structures of education. Next, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉन सबऑर्डिनेशन टू प्रोडक्टिविटी नोशन। नेक्स्ट, 13 नंबर का आंसर है टू स्टडी द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड वर्क। क्वेश्चन 14 का आंसर है वैल्यू जजमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है टू पार्टिसिपेट इन द लाइफ ऑफ सोसाइटीज। नेक्स्ट, ये एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। एजर्शन में कह रहा है क्लासरूम में जो कम्युनिकेशन होता है उसे प्रिडिक्ट करना, यानी कि पहले ही अनुमान लगा लेना, ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि अच्छा अनुमान लगाया जा सके कि क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसा होगा। और इसके पीछे रीजन क्या कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का सुपरफिशियल लेवल पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ही, एजर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है, लेकिन रीजन एजर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं? किस बेसिस पे? ट्रूथ और वैलिडिटी के बेसिस पे, जो कि एक लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रूथ एंड फॉल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रोपोर्शन एंड वैलिडिटी एंड फैल्सिटी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो कि रूटेड है? कहाँ से? तो इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, फीडबैक मेक्स द क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रोसेस। अगर एक क्लासरूम में फीडबैक मिलता है, यानी कि प्रतिक्रिया मिलता है, तो उसमें क्लासरूम का कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कैसा हो जाता है? लीनियर, सर्कुलर, कंप्लीट, इंटरैक्टिव, डिसऑर्गेनाइज्ड।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सर्कुलर प्रोसेस हो जाता है कि पहले टीचर ने कुछ आइडियाज दिए और उस पे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलते रहेगा राउंड फॉर्म में। दैट्स वाई ये क्या हो गया? सर्कुलर प्रोसेस हो गया। कंप्लीट भी हो गया, क्योंकि अगर मैसेज आगे फॉरवर्ड हुआ है, नॉलेज आगे गया है और उस पर फीडबैक यदि मिलता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फीडबैक मिलने के बाद। और उसके बाद क्या है? इंटरैक्टिव, क्योंकि स्टूडेंट और टीचर दोनों ही आपस में अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोसेस कैसा हो गया? इंटरैक्टिव हो गया। नेक्स्ट, ये एक सीरीज है लॉजिकल रीजनिंग की। इसमें हमें देखना है कि इस ब्लैंक में क्या फिल होगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक सीक्वेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे ई है, देन एफ है, जी, एच, आई। तो ई से जस्ट पहले क्या होता है? यहाँ पे वो भरा जाएगा, यानी कि डी। अब ये क्या है? तो एफ है। एफ के बाद दो आगे बढ़ेंगे, +2 करेंगे तो एफ, जी, एच। एच के बाद आई, जे, के, एल, एम, एन। तो यहाँ पे क्या होगा? एफ से पहले दो क्या होता है? डी। तो ना होगा डी, ई, एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, डी। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को यूजीसी नेट जीआरएफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे दिल्ली बाइट नूपुर, मैं वहां पे मिल जाऊंगी और आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग यूजीसी नेट जीआरएफ के अपडेट से अपडेटेड रह सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप दिल्ली बाइट एजुकेशन के थ्रू। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर से अपडेटेड रहने के लिए दिल्ली बाइट्स को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। And also follow and connect with us for updates and queries through these social media site. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.